चैप्टर 3 है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो ओवरव्यू तो हम लोग को चैप्टर के थ्रू ही मिल जाएगा क्योंकि हम तो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। आगे आता है वाई इलेक्शंस। आपको पता है हमारे देश में इलेक्शंस होते ही हैं, हर साल, हर 5 साल में होते हैं। असेंबली इलेक्शंस, असेंबली इलेक्शंस का मतलब क्या होता है, जो स्टेट के इलेक्शन होते हैं। नेशनल लेवल पे सेंट्रल इलेक्शंस जो होते हैं वो पूरे देश के होते हैं, जिससे हमारे प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। और जो असेंबली इलेक्शंस होते हैं उससे क्या चुने जाते हैं, उससे चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। अब इलेक्शंस करवाने की ज़रूरत क्या है, तो असेंबली इलेक्शन हरियाणा के, तो इसमें हमें बताया गया है काफ़ी पहले के का है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है ये, कि इसमें दिस इज़ द टाइम आफ्टर मिडनाइट, रात के समय के बाद की टाइम है, और काफ़ी मतलब भीड़ सी लगी हुई है फॉर द पास्ट 5 आवर, 5 घंटे से, और लीडर के घर के बाहर, और ये सब बताया गया है। अब हमें ये बताया जाता है कि जो न्यूज़पेपर की रिपोर्ट है ना, जो हमें ऊपर दी गई है, ये है स्टेट असेंबली जो है ना हरियाणा की, वहाँ की, कब की, 1987 के बारे में, जो हरियाणा के इलेक्शंस हुए थे ना, वो न्यूज़पेपर की कटिंग में हमें बताया गया है। द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी लेट सिंस 1982। तो 1982 से जो है 5 साल से किसकी सरकार थी हरियाणा में, कांग्रेस की सरकार थी। चौधरी देवीलाल देन एन अपोजिशन लीडर लेड अ मूवमेंट कॉल न्याय युद्ध। तो उस समय पर 1982 के टाइम पर जब कांग्रेस की सरकार थी, तो अपोजिशन के जो लीडर थे, देखिए अपोजिशन के लीडर कौन होते हैं, जो पार्टी पावर में होती है वो तो गवर्नमेंट होती है ना, जो पार्टी जीत करके आ गई वो गवर्नमेंट है, बट गवर्नमेंट के अलावा टोटल सीटें सपोज करिए 300 हैं किसी भी राज्य में, उसमें से जिसको 50% सीट्स मिल जाएंगी, 50% से ज़्यादा, यानी कि 151, 300 का हाफ क्या हुआ, 300 का हाफ 150 हुआ, 150 से ज़्यादा यानी कि 151 सीटें जिसे भी मिल जाएंगी वो अपनी सरकार बना लेगी पार्टी। तो 300 में से 151 या फिर उससे ज़्यादा सीटें किसको मिल जाएंगी, जिस भी पार्टी को मिलेंगी वो पार्टी सरकार बना लेगी। अब बाकी सीटों पे और पार्टी के लोग भी तो होते हैं ना, बाकी भी तो लगभग आप समझ लीजिए 100-150 लोग और भी तो बचे हुए हैं, तो वो क्या होंगे, वो लोग होंगे ऑपोजिशन। जो सरकार की पार्टी होती है, जो पार्टी सरकार बनाती है, उसके अलावा बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, वो पार्टीज़ कौन सी होती हैं, वो होती है अपोजिशन। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट में है वो कौन सी इस टाइम रूल कर रहा है, बीजेपी की पार्टी है, बट सारे के सारे एमपी कौन होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि हमारे देश की संसद में बैठते हैं, तो वो सारे के सारे बीजेपी के ही थोड़ी ना है, कांग्रेस भी है, बहुत सारी पार्टीज़ के हैं। तो बीजेपी के अलावा जितनी भी पार्टीज़ हैं जो कि जिसके एमपीज़ हैं वो सारे कौन हैं, वो अपोजिशन पार्टी के मेंबर्स हुए। तो यहीं पर हमें ये बताया जा रहा है कि 1982 के टाइम पर चौधरी देवीलाल जो थे अपोजिशन के लीडर हुआ करते थे। कांग्रेस पार्टी की सत्ता थी, कांग्रेस पार्टी सरकार में थी, और उसके अपोजिशन, उसके अपोजिट दूसरी पार्टी के लीडर कौन थे, चौधरी देवीलाल थे। अब 1987 के इलेक्शंस से पहले इन्होंने न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, की भाई बहुत ही अन्याय हो रहा है, हम लोग जस्टिस के लिए युद्ध चढ़ाएंगे, और इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बना ली थी, लोकदल, जिस पार्टी का क्या नाम था, लोकदल। चौधरी देवीलाल ने अपनी पार्टी बना ली थी जिसका नाम था लोकदल। हिज पार्टी जॉइंट अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अ फ्रंट अगेंस्ट कांग्रेस इन द इलेक्शन। तो ये चौधरी देवीलाल की पार्टी लोकदल के और बाकी और भी काफ़ी सारी पार्टीज ने मिल करके कांग्रेस के खिलाफ एक मोर्चा सा बना लिया कि कांग्रेस एक तरफ और बाकी काफ़ी सारी पार्टियां एक तरफ। इन द इलेक्शन कैंपेन, जब इलेक्शन कैंपेन होता है ना कि हमें वोट देना, हमें वोट देना, वो वाला जो कैंपेन चल रहा होता है, देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी इलेक्शन जीत जाती है तो क्या करेंगे वो लोग, हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। तो देवीलाल ने कहा कि अगर उनकी पार्टी जीत गई तो जो किसानों ने जो लोन लिए हैं और छोटे व्यापारियों ने जो लोन लिए हैं ना, उन लोन को माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने, देवीलाल ने प्रॉमिस किया कि दिस वुड बी फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट। देवीलाल ने कहा कि अगर वो जीत जाते हैं तो उनका पहला काम क्या होगा, सारे के सारे लोनों को माफ़ कर देना, किसानों के और छोटे बिजनेसमैन के। लोग भी काफ़ी दुखी थे कांग्रेस से उस समय पर, जो उनकी सरकार चली थी। दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल्स प्रॉमिस। तो लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगा कि भाई हमारे लोन माफ़ हो जाएंगे। तो इलेक्शंस जब हुए काफ़ी ज़्यादा फेवर में, लोकदल के फेवर में, और लोकदल के साथी जो थे, अलाइज का मतलब होता है साथी, लोकदल पार्टी के और भी जो दूसरी पार्टियां साथ दे रही थी उनको भी काफ़ी बड़ी जीत हासिल हुई। लोकदल एंड इट्स पार्टनर्स वॉन 76 आउट ऑफ 90 सीट, 90 सीटें थी हरियाणा में, उसमें से 76 सीटें, 50% से बहुत ज़्यादा सीटें जो है लोकदल को मिल गई। लोकदल ने
मतलब लोक दल और उसके साथी पार्टीज को 76 मिली और अकेले लोक दल को 60 मिल गई। मतलब लोक दल अकेले ही सत्ता में काबिज होने के लिए तैयार था। एंड दस हैड अ क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। द कांग्रेस कुड विन ओनली 5 सीट। कांग्रेस को सिर्फ और सिर्फ 5 सीट मिली। मतलब जो पार्टी सत्ता में थी 5 साल से उसको सिर्फ 5 सीटें मिली। जैसे ही इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस हुए, जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि जब इलेक्शन के रिजल्ट अनाउंस होते हैं तो चीफ मिनिस्टर को अगर वो हार जाते हैं तो उन्हें रिज़ाइन करना पड़ता है। जो नई इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली बनी, देखिए एमएलए की फुल फॉर्म होती है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। जैसे कि स्टेट लेवल पर, सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट होती है ना, इसी तरीके से हमारे स्टेट लेवल पर हमारे राज्यों में क्या होती हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली होती हैं, जिनको हम लोग हिंदी में विधानसभा कहते हैं और इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। और उसके जो मेंबर्स होते हैं वो एमएलए होते हैं, हमारे विधायक होते हैं एमएलए। लोकदल के जो है देवीलाल को अपना लीडर मान लिया इन लोगों ने, तो चीफ मिनिस्टर बन गए भाई देवीलाल। द गवर्नर इनवाइटेड देवीलाल टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर। तो देखिए जब भी कोई सरकार बनती है स्टेट लेवल पे, तो जो गवर्नर होते हैं ना स्टेट के, वो इनवाइट करते हैं कि भाई आप लोग जीत गए हैं, आइए और अपनी सरकार बना लीजिए। और इसके 3 दिन बाद इलेक्शन के जब रिजल्ट हो गए थे, चीफ मिनिस्टर बन गए देवीलाल। एज सुन एज जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि गवर्नमेंट इशूज द ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स एंड द स्मॉल बिजनेसमैन। तो जैसे ही ये नेता बन गए ना, जैसे ही चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा सारे लोन माफ़ कर दो, गरीब उनके, एग्रीकल्चर लेबर के, स्मॉल बिजनेसमैन के, इन सब के लोन माफ कर दो। हिज पार्टी रूल्ड द स्टेट फॉर 4 ईयर्स। तो इनकी पार्टी सिर्फ 4 साल तक ही रूल कर पाई। नेक्स्ट इलेक्शन जो कि 1991 में हुए, बट this time his party did not win popular support. The Congress won the election and formed the government. बट 4 साल इनकी सरकार चली, बट उसके बाद ये लोग जीत नहीं पाए और फिर अगले इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो जीत गई। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं आते। आगे आता है, तो इसमें यही है कि किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, कौन सी पार्टी मतलब चीफ मिनिस्टर कैसे बनते हैं। इम्प्रेस पहले तो कर दिया था, फिर लोग उनसे दुखी हो गए, फिर से कांग्रेस आ गई, जिस कांग्रेस ने 5 सीटें जीती थी, फिर दोबारा से वो सत्ता में आ गई थी अगले 5 साल बाद ही। तो इसमें बताया गया है, डू यू नो व्हेन द लास्ट असेंबली इलेक्शन वाज हेल्ड इन योर स्टेट। क्या आपको पता है कि असेंबली के इलेक्शंस, आपके जो विधायक वाले इलेक्शन होता है आपकी स्टेट में कब हुए थे, और बाकी सारे इलेक्शन जो लोकेलिटी के होते हैं, जिसमें पंचायत या फिर आपकी शहर के इलेक्शन होते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के, वो कब हुए थे। एमपी एमएलए कौन है आपके इलाके में, वो आपको क्या पता है? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। वाई डू वी नीड इलेक्शंस। हम लोगों को इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पड़ती है? इलेक्शंस जो है वो किसी भी डेमोक्रेसी में, हम लोगों ने डेमोक्रेसी का मतलब समझ लिया था ना, अभी थोड़ी देर पहले नहीं समझा था, पिछले चैप्टर्स में समझा था डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो हम लोगों ने समझ लिया था कि डेमोक्रेसी जो होती है उसमें हर 5 साल में रेगुलरली इलेक्शंस होते हैं। तो देयर आर मोर देन 100 कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विच इलेक्शंस टेक प्लेस टू चूज़ पीपल रिप्रेजेंटेटिव। तो मोर देन 100 से भी ज़्यादा देश हैं दुनिया में जिसमें डेमोक्रेसी है, और वो अपने वहाँ पे लोग जो है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा है कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेटिक नहीं होती और उनमें इलेक्शंस भी नहीं होते। बट वाई डू वी नीड इलेक्शंस, हम लोगों को इलेक्शंस की ज़रूरत क्या है? तो इमेजिन करिए, अगर डेमोक्रेसी कैसी हो सकती है अगर उसमें इलेक्शन ही ना हो तो क्या होगा? A rule of the people is possible without any elections if all the people can sit together every day and take all the decisions. तो लोगों का रूल कैसे चल सकता है कि भाई इलाके के लोग रोज़ आए, साथ में आकर के बैठें, डिसाइड करें कि कैसे कैसे काम काज चलना है और वो ले सकते हैं। बट हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इतनी भाई इंडिया की आबादी 130 करोड़ से भी ज़्यादा है, इतने सारे लोग कैसे आकर के साथ में रोज़ बैठेंगे और डिसीज़न लेंगे? तो ये चीज़ हमारे लिए पॉसिबल नहीं हो पाती है। और हर किसी के पास इतना टाइम नहीं होता, हर किसी के पास इतनी नॉलेज भी नहीं होती है कि वो सारे के सारे डिसीज़न ले सके। देयरफॉर ज़्यादातर जो डेमोक्रेसीज़ होती हैं ना, वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू रूल करती है। रिप्रेजेंटेटिव मतलब हम लोगों ने इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया, मतलब वोट दिया, है ना, तो वोट दिया हम लोगों ने और फिर हमने नेता चुने। अब वो नेता हमारे लिए पॉलिसीज़ बनाते हैं कि देश में कैसी चीज़ें और क्या चलनी चाहिए, तो वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं। और इस तरीके की डेमोक्रेसी को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। देयर इज़ अ डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन। क्या कोई तरीका है कि मतलब डेमोक्रेटिक हो कि बिना इलेक्शन के हो जाए? ऐसा हम लोग सोचते हैं। चलिए, लेट अस थिंक ऑफ अ प्लेस वेयर रिप्रेजेंटेटिव्स आर सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस। तो बिना इलेक्शन के हम लोग देखते हैं कि लोगों को हमने चुन लिया कि एज के हिसाब से उनके और उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से।
और अ प्लेस वेयर दे आर चूजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और नॉलेज, या फिर उनके ज्ञान के हिसाब से उनको चुन लिया। देयर कुड बी सम डिफिकल्टी इन डिसाइडिंग ऑन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और नॉलेजेबल। अब यार ये भी तो डिसाइड करना मुश्किल हो जाएगा ना कि भाई किस इंसान के पास ज़्यादा दिमाग है, कौन ज़्यादा एक्सपीरियंस है या होशियार है। बट लेट अस से द पीपल कैन रिजॉल्व दीज डिफिकल्टीज। मान लीजिए कि लोगों ने ठीक है इन सब दिक्कतों को साइड करे, पराई करा है ना, और डिसाइड कर लिया क्लियरली सच अ पर्सन डज नॉट रिक्वायर इलेक्शन। तो भाई मान लिया ये होशियार आदमी है, इसको हम मानेंगे तो उसको इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट कैन वी ऑल कॉल दिस अ डेमोक्रेसी? क्या हम इस चीज़ को डेमोक्रेसी कह सकते हैं? पहले तो राजा इस तरीके से होते थे ना कि यही सबसे एफिशिएंट है, और फिर उसके बाद उसके बेटे बनना शुरू कर देते थे। तो क्या इस तरीके से चीज़ें चल सकती है? क्या डेमोक्रेसी होगी? वो नहीं होगी। हाउ डू वी फाइंड आउट द पीपल लाइक देयर रिप्रेजेंटेटिव्स और नॉट? तो जैसे हम रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम क्या घर घर जाके बेल बजाएंगे, उनका टेस्ट लेंगे फिर? तो ये चीज़ें काफ़ी मुश्किल है। हाउ डू वी इंश्योर दैट दी रिप्रेजेंटेटिव रूल एज पर द विशेस ऑफ पीपल? अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो काम करेंगे लोगों की विश के हिसाब से, लोगों की मर्जी के हिसाब से। हम इस चीज़ को कैसे इंश्योर करेंगे? हाउ टू मेक श्योर? ये हो गया है ना। दिस रिक्वायर अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज द रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। तो वो हमारी मर्जी से काम करें, हम लोगों के अकॉर्डिंग, हमारे भले के लिए काम करें। इसके लिए ज़रूरी ये है कि एक तरीका हो कि कैसे हम उनको चुनेंगे, और एक पर्टिकुलर टाइम के लिए ही वो चुने जाएं। क्योंकि अगर वो कुछ सही नहीं कर रहे तो भाई हम उनको हटा के फेंक देंगे। जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले देखा कि देवीलाल, कांग्रेस लोगों को पसंद नहीं आए तो देवीलाल की सरकार को चुन लिया, बट वो भी पसंद नहीं आए तो फिर से कांग्रेस को चुन लिया। तो लोगों का मतलब देखते हैं ना कि इंसान काम कैसा कर रहा है, काम के हिसाब से ही उनको चुना जाता है। तो रेगुलर इंटरवल पे हर 5 साल में हमारे देश में इलेक्शन करवाए जाते हैं। दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड इलेक्शन। तो रेगुलर इंटरवल्स पे हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चेंज कर सकते हैं, उनको चूज़ कर सकते हैं, और इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्शन कहते हैं। देयरफॉर इलेक्शंस आर कंसिडर्ड असेंशियल इन आवर टाइम्स फॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। तो जो हमारा समय चल रहा है ना, इस समय पर हम लोगों को इलेक्शंस करवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम किसी भी देश को डेमोक्रेसी कहना चाहते हैं तो। इन एन इलेक्शंस द वोटर मेक चॉइसेस। इलेक्शन होता है, वोटर अपनी चॉइस के, अपनी मर्जी के हिसाब से लोगों को चुनते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं। दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। लोग चुन सकते हैं कि कौन उनके लिए कानून बनाएगा। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। तो हम चुन सकते हैं कि कौन कानून बनाएगा, कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन लेगा। पीपल कैन चूज, दे में पीपल आता है, ठीक है। दे कैन चूज द पार्टी हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ। तो वो पार्टी चुन सकते हैं कि जिनकी पॉलिसीज से गवर्नमेंट चलेगी। तो लोग क्या क्या कर सकते हैं भाई? लोग चुन सकते हैं उन लोगों को जो उनके लिए कानून बनाए, जो उनके लिए इंपॉर्टेंट डिसीजन ले, और जो गाइड करे गवर्नमेंट को कि किस तरीके से उनका कामकाज चलना है। अब व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? कोई भी इलेक्शन डेमोक्रेटिक हैं तो वो कैसे होंगे? कोई भी इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक कैसे कह सकते हैं? तो इलेक्शन कैन बी हेल्ड इन मैनी वेज। इलेक्शंस करवाने का कई सारे तरीके होते हैं। सारी की सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होती हैं उसमें इलेक्शंस होते हैं, बट काफ़ी सारी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ जो होती हैं ना, जिसमें एक्चुअल में तो डेमोक्रेसी नहीं है, बट फिर भी वो किसी ना किसी तरीके की डेमोक्रेसी मतलब इलेक्शन टाइप के वो लोग करवा लेते हैं। तो आप लोग किस तरीके से डिस्टिंग्विश करेंगे? आप लोग किस तरीके से बताएंगे कि भाई ये वाली जो है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस है या फिर नहीं है? हम लोगों ने चैप्टर 1 में इसके बारे में पढ़ा था कि भाई लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं, बूथ कैप्चरिंग नहीं हो रही है। बूथ कैप्चरिंग का मतलब कि गुंडे बैठ गए और ज़बरदस्ती वोट करवा रहे हैं अपनी मर्जी से। तो ये वाली चीज़ इलेक्शन हो रहे हो, बट कोई डेमोक्रेसी थोड़ी ना। डेमोक्रेसी में तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। हम लोगों ने काफ़ी सारे एग्जांपल डिस्कस किए थे कंट्रीज़ के जहाँ पे इलेक्शन होते हैं, बट उनको एक्चुअली डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कहा जा सकता। हम लोगों ने देखा था, सीखा था कि सिंपल लिस्ट होती है मिनिमम कंडीशन ऑफ अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। डेमोक्रेटिक इलेक्शन की सिंपल सी लिस्ट होती है। पहला होता है हर किसी के पास होना चाहिए, शुड बी एबल टू चूज़। हर कोई व्यक्ति जो है उसके पास आज़ादी होनी चाहिए कि वो अपनी मर्जी से अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जिसको वो वोट देना चाहता है, वो उसको वोट दे सके। दिस मीन्स दैट एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव वन वैल्यू। तो हर एक इंसान का एक ही वोट होगा और उस वोट की एक ही वैल्यू होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे वोट और अंबानी के वोट में डिफरेंस होगा, मेरा कम होगा अंबानी का ज़्यादा होगा, या मेरे से ज़्यादा वोट की वैल्यू मोदी जी की होगी। तो भाई ऐसा नहीं होता है हमारे देश में। हमारे देश में चाहे कोई भी पर्सन हो, चाहे वो किसी भी कास्ट का हो, किसी भी जेंडर, क्रीड, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कोई भी हो, जो भी इंसान 18 साल से ऊपर का है, हमारे देश का नागरिक है, वो वोट देने के लिए
उसका अधिकारी है वो वोट देगा और सबके वोट की कीमत एक ही होगी। तो 1 वोट 1 वैल्यू का जो अगर कॉन्सेप्ट कोई देश फॉलो करता है, इसका मतलब वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक इलेक्शन है। सेकंड पॉइंट आता है देयर शुड बी समथिंग टू चूज फ्रॉम। भाई ऐसा थोड़ी ना है कि एक ही इंसान खड़ा हो गया इलेक्शन में, भाई इसी को वोट दे के आओ, तो भाई कौन से वोटिंग हुई, कम से कम कुछ होना चाहिए ना, कुछ लोग होने चाहिए जिनके बीच में से हम लोग चुन सकें। Parties and candidates should be free to contest election and should offer some real choices to the voter. Parties, candidate, हर किसी के पास अधिकार होना चाहिए कि वो वोटिंग में खड़ा हो सके। हमारे देश में कोई भी वोट मतलब कोई भी इलेक्शंस में खड़ा हो सकता है। आप चाहें 18 साल की 25 साल की एज के बाद मतलब 21 की एज के बाद, तो 18 की एज से आप लोग वोट दे सकते हैं। 21 की एज के बाद आप लोग इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं पंचायत या फिर म्यूनिसिपैलिटी के, पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन में। 25 की एज के बाद आप लोग एमएलए के इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं। तो इस तरीके से एज बना रखिए, उस एज के बाद कोई चाहे वो किसी पार्टी का हो ना हो, कोई भी जो चाहे वो इलेक्शन में खड़ा हो सकता है। थर्ड क्या पॉइंट आता है, चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल। मतलब रेगुलर इंटरवल में हर 5 साल में जैसे हम लोगों को कि चेंज हो सकता है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। कुछ सालों बाद भाई इलेक्शन होते रहने चाहिए। फोर्थ है कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड बी इलेक्टेड। भाई जिसको लोग पसंद कर रहे हैं वो उसका इलेक्शन में वो जीतना चाहिए। फिफ्थ है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। जिसको लोग चुनना चाहें उसको चुने, इस तरीके के मैकेनिज्म्स होने चाहिए। दीज माइट लुक वेरी सिंपल एंड ईजी कंडीशन। ये सारी कंडीशन आपको सिंपल और ईजी लग सकती है और ये ना इंपॉर्टेंट बहुत है भाई। 10th की बात कर लो चाहे अभी की बात कर लो, ये जितने भी पॉइंट्स हैं ना एग्जाम में इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। 5 पॉइंट्स बिल्कुल रट लीजिएगा, समझ में आके होंगे, होपफुली रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस माइट लुक लाइक वेरी सिंपल कंडीशन। ये कंडीशंस हम लोग को लगती हैं कि बड़ी सिंपल हैं, बट काफ़ी सारे देशों में इनको फुलफ़िल कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। इस चैप्टर में हम लोग इन कंडीशंस को अप्लाई करेंगे इलेक्शंस पर, हमारी खुद की कंट्री पे, और देखेंगे कि क्या हमारे देश के इलेक्शंस डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हैं भी या नहीं है। हम लोग वही हवा में बोलते रहते हैं कि हम डेमोक्रेसी है।